देखो अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा करवा लिया, उससे संबंधित अपन क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, सारे क्वेश्चन हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, निम्न में से मादा जनांग नहीं है। ए डी डी में देखो अपन ने इसमें इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा तो क्या है, जनांग है, लेकिन ये क्या हो गया, स्प्रिंटिंग में कौन सी है, स्कलनीय वाहिका। ठीक है, इंग्लिश वाला तो क्या हो गया, स्प्रिंट हो गया। इंग्लिश वाले के हिसाब से देखें तो सारे ही है। ठीक है, तो पहले में देखो लेबिया मेजोरा है, एक्सटर्नल ऑर्गन है, ओवेरी इंटरनल ऑर्गन है। उसके बाद में क्लाइटोरिस एक्सटर्नल ऑर्गन है, स्कलनीय वाहिका नहीं है ना। ये लेबिया मेजोरा तो मिसप्रिंट होने की वजह से हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्न में से फिलोपियन नलिका का कार्य है। अपने को क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, यहाँ पे नहीं है ये अच्छी तरीके से देखना है। सबसे पहले देखो, इसमें होने वाली परमाणु कुंचन गति अंडे की गर्भाशय तक होने वाली गति में सहायक होती है। अपने को सबसे पहले आंसर नहीं देना है, सबसे पहले तो अपने को चारों पॉइंट पढ़ने हैं। ठीक है, क्या पता ये पॉइंट सही हो, दूसरा सारे चारों पढ़ के बाद में अपन देखेंगे कौन सा सही है। ठीक है, ये तो भी इसके बारे में बता रहा है कि भाई कार्य है फेलोपियन नलिका, लेकिन इसके अलावा और भी देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा है। दूसरा क्या है, ये शुक्राणु को परिपक्व करती है तो उससे स्खलित होने तक उन्हें संचित भी रखती है, क्योंकि अपने फेलोपियन नलिका के बारे में पढ़ा है तो शुक्राणु के बारे में आ रहा है। ठीक है, तो दूसरा नहीं है। तीसरा, इससे स्रावित होने वाला दूध जैसा तरल पदार्थ वीर्य का लगभग प्रतिशत, ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ गया, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी नहीं है। डी में देखो, इसमें पाए जाने वाली शुक्रजनक नलिकाएं, तो शुक्रजनक नलिकाएं शुक्राणु बोल रहे हैं, तो किस में आ गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ गया, ये भी नहीं है। तो कौन सा होगा उसमें, ए। तो सबसे पहले अपने को कौन सा पढ़ना है, सारे चारों पॉइंट पढ़ने हैं, चारों पॉइंट में फिर देखना है नंबर सही कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, निम्न में से अधिवर्षण का कार्य है एपिडिडमिस। एपिडिडमिस किस में है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो उसमें देखो, इसमें होने वाली कर्मानुकुंचन गति अंडाशय की गर्भाशय तक होने वाली गति में सहायक है। किसका हो गया, फेलोपियन ट्यूब का कार्य हो गया। दूसरा क्या है, यह शुक्राणु को परिपक्व करती है तथा उनके स्खलित होने तक उन्हें संचित भी करती है। ठीक है, ये सही है इसके लिए लगभग, लेकिन फिर भी अपन और देख लेते हैं एक बार। इससे स्रावित होने वाला दूध जैसा तरल पदार्थ वीर्य का लगभग 30% हिस्सा बनाती है। प्रोस्टेट के बारे में बोल रहे हैं, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट, इसमें पाए जाने वाली शुक्रजनक नलिकाएं शुक्राणु का निर्माण करती है, जो कि नर युग्मक होते हैं। अब इन दोनों में देखो कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो एपिडिडमिस होती है, वो क्या करती है, परिपक्व करती है और वहां पे स्खलित होने तक स्टोर भी करती है, मतलब संचित करके रखती है। तो कौन सा सही होगा इसमें, पी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निषेचन से आप क्या समझते हैं, समझती है ना, निषेचन से क्या समझते हैं, निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन। देखो क्या होगा, नर एवं मादा युग्मक का मिलना तथा परिणाम स्वरूप जाइगोट का निर्माण होना। सही लग रहा है लगभग। तो इसके अलावा और बाकी भी देख लेते हैं, नर एवं मादा युग्मक के मिलने के बाद बने युग्मक का गर्भाशय में संलग्न होना। गर्भाशय में संलग्न होना मतलब इम्प्लांटेशन के बारे में बोल रहे हैं तो। ठीक है, इसके बाद में ये नहीं होगा। थर्ड है, परिपक्व ओरियन पुटिका के फटने के बाद अंडाशय से द्वितीयक ओसाइट्स का मुक्त होना। ओवुलेशन के बारे में बोल रहे हैं, ये भी नहीं होगा। इसके बाद में है मैथुन क्रिया के दौरान नर द्वारा बाहरी मूत्र मार्गीय छिद्र से होते हुए वीर्य का त्याग करना, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, ये सही है। ठीक है, हाँ, ये देखो अपन जो भी नोट्स लिखवाएंगे, जो भी क्वेश्चन, ये आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे ना, नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। अपन जो पढ़ा रहे हैं ना वो समझ लो, और जो भी नोट्स होगा वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, लिखने के नोट्स लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम इतना है नहीं। ठीक है, जो भी नोट्स यहाँ पे पढ़ाएंगे ना अपन, वो आपको बाई फोन मिल जाएंगे, है ना, पीडीएफ के माध्यम से। नेक्स्ट है, इम्प्लांटेशन से आप क्या समझती है। ठीक है, इम्प्लांटेशन से क्या समझती है, पहला देखो, नर एवं मादा युग्म का मिलना तथा परिणाम स्वरूप जाइगोट का निर्माण होना। किसके बारे में बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के बारे में। दूसरा है, नर एवं मादा युग्मक के मिलने के बाद युग्मनज का गर्भाशय से संलग्न होना। ठीक लग रहा है कुछ, लेकिन इसके बाद बाकी की ओर देख लो, परिपक्व ओरियन पुट्टिका के फटने के बाद अंडाशय से द्वितीयक ओसाइट का मुक्त होना। ओवुलेशन के बारे में बोल रहा है, और मैथुन क्रिया के बारे में अभी देखा ही था। तो कौन सा सही होगा इसमें, ई। सारे क्वेश्चन सरल लग रहे हैं क्या, ऐसा लग रहा है सारे क्वेश्चन आ रहे हैं।
एकदम ना पढ़ा हुआ है ना, फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया रिप्रोडक्टिव, सेकंड ईयर में पढ़ लिया है ना। अपने जो भी जैसे भी टॉपिक करवाएंगे उससे संबंधित क्वेश्चन, जैसे भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हल करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो ये तो अपना पहला टॉपिक है, स्टार्ट ही। अब देखो सबसे पहले है मानव वीर्य में शुक्राणु की संख्या होती है। तो मानव वीर्य में देखो 500 से 600 मिलियन प्रति ml नहीं होती, 30 से 40 मिलियन प्रति ml नहीं होती। कौन सी होती है? 10 से मिलियन, 10 से 20, 10 से 20 होती है। 10 से 20 नहीं होती, कितनी होगी? 60 से 150 मिलियन प्रति ml। याद आया? हाँ, तो इसमें क्या होगा? ए। ध्यान रखना ना, इसमें कई कंफ्यूज हो जाते हैं, कई 35 से 40 पे कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से अधिवर्षण के बारे में सत्य कथन है। अधिवर्षण मतलब एपिडिडमिस। एपिडिडमिस का एक क्वेश्चन अपना पहले भी आ गया ना। हाँ, अब देखो इसमें क्या है, इसके संबंधित सत्य कथन। वयस्क मादा में इसका वजन लगभग 50 से 60 ग्राम होता है, इसका आकार नाशपाती। ये तो यूट्रस के बारे में बोल रहा है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव हो गया, है ही नहीं। इसकी संख्या वयस्क में 2 होती है तथा निषेचन की प्रक्रिया इसी में होती है। किसके बारे में बोल रहा है? तो फेलोपियन ट्यूब के बारे में बोल रहा है। अब देखो इसके बाद में है, इसका निर्माण शुक्रजनक नलिकाओं के आपस में संयुक्त होने से होता है। एक तो ये देखो, नेक्स्ट है, ये एक थैलीनुमा संरचना होती है। थैलीनुमा तो हो ही नहीं सकती है, तो स्कोटम के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो कौन सा सही होगा इसमें? सी। नेक्स्ट देखो, निम्न में से वर्षण के बारे में सत्य कथन है, ठीक है। कथन देखो, वयस्क मादा में इसका वजन, यूट्रस के बारे में नहीं होगा। इसकी संख्या वयस्क में 2 होती है तथा निषेचन प्रक्रिया इसी में संपन्न होती है, नहीं होगा। इसका निर्माण शुक्रजनक नलिकाओं के आपस में संयुक्त होने से, एपिडिडमिस का नहीं होगा। इसके बाद में ये थैलीनुमा संरचना होती है जो कि नर में उदर गुहा के बाहर सिस्टम के नीचे तथा जांघों के नीचे लटकी रहती है, ये भी नहीं होगा। ये होगा? अरे दिया तो स्कोटम है। तो इसमें क्या हो गया? क्वेश्चन में मिस्टेक आ गई। क्या मिस्टेक आ गई? वर्षण के बाद में अगर वर्षण कोश होता ना, वर्षण कोश। अब अपना क्या हो गया? क्वेश्चन सही हो गया, सारे क्वेश्चन देख लिए तो अपने तो कोई मिला नहीं है, ठीक है। कई बार इसमें वर्षण कोश के बारे में, वर्षण कोश आता है यहाँ पे, ठीक है। वर्षण कोश समझते हैं, स्कोटम को बोलते हैं। तो वर्षण कोश होते हैं, कौन सा सही होगा इसमें? सी, ठीक है। क्वेश्चन को अपने को अच्छे से पढ़ना है। कई बार क्वेश्चन में स्प्रिंट ओपन देखे आते हैं, हाँ डी, कोई तीनों नहीं आ रहे तो डी तो होगा ही होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो, इसमें वर्षण कोश लगाना था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक महिला में एक्यूट एंडोमेट्रियोसिस होने की संभावना कब ज्यादा होती है? क्वेश्चन अच्छा है, देखो, ठीक है। कब एक्यूट एंडोमेट्रियोसिस, समझ गए? हाँ, देखो मेनोपॉज के बाद, मेनोपॉज हो गया, मेनोपॉज के बाद में यूट्रस में कोई इन्फेक्शन थोड़ी होगा, यूट्रस की लेयर में। अरे मेनोपॉज हो गया उसके बाद बहुत कम चांसेस है। इसके बाद में मिनार्के के बाद में, मिनार्के मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आया स्टार्ट, हो सकता है उस टाइम में भी, लेकिन अपने को सारे देखें। अबॉर्शन या चाइल्ड बर्थ के बाद या बचपन में, कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? सी, ठीक है। सबसे ज्यादा चांसेस देखो अबॉर्शन में और चाइल्ड बर्थ मतलब डिलीवरी के बाद में, ठीक है, सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं। तो ध्यान रखना इसमें कौन सा होगा। बचपन में, बचपन में कोई मतलब ही नहीं है। मेनोपॉज और मिनार्के में नहीं होगा इतना, क्योंकि मैंने को देखना सबसे ज्यादा अबॉर्शन में ज्यादा चांसेस लग रहा है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के लक्षणों में शामिल है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी के नाम से बोलते हैं अपन, है ना, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। देखो इसमें निचले उदर में दर्द, मतलब लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, सही बात है, ये कथन भी सही है। इसके बाद में बुखार, तो डिजीज बीमारी होगी तो साइन आएगा फीवर, बुखार भी होगी। अनियमित तथा अत्यधिक वेजाइनल ब्लीडिंग, अनियमित और अत्यधिक वेजाइनल ब्लीडिंग भी होगी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में। इसके बाद में उपयुक्त सभी, तो कौन सा होगा? तीनों सही आ रहे हैं, तो कौन सा होगा इसमें? सी, ठीक है। कहीं सबसे पहले भी देखें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इसमें ये आ रहा है
इसलिए उधर में दर्द फटाफट ये करते हैं ना। आगे देखो। निम्न में से पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज को डायग्नोस करने का मोस्ट रिलायबल एड है। देखो ये क्वेश्चन कौन कौन से एड है, देखो एक तो लेप्रोस्कोपी, सोनोग्राफी, पुल्डोसेनोटोसिस, रक्त परीक्षण। देखो सोनोग्राफी को पता है आपको, अल्ट्रासोनोग्राफी कैसे की जाती है। लेप्रोस्कोपी समझते हो, लेप्रोस्कोपी सुना है? हाँ, कौन सा सही होगा इसमें? हाँ, इसमें आएगा लेप्रोस्कोपी। ठीक है। हाँ, लेप्रोस्कोपी के बारे में अपन दोबारा आपको समझाएंगे पूरे डिटेल से, लेप्रोस्कोपी सोनोग्राफी क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का उदाहरण नहीं है एसटीडी का। देखो कैंक्रोइड है एसटीडी, इसके बाद में एड्स, एड्स भी है एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड। सिफिलिस, सिफिलिस भी है। फाइब्रोइड यूट्रस, फाइब्रोइड यूट्रस थोड़ी है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का। फाइब्रोइड यूट्रस समझते हो, फाइब्रोइड यूट्रस में फाइब्रोइड्स हो गए तो वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के द्वारा थोड़ी हो रहा है। तो इसमें कौन सा होगा? बी। इसके आगे चलो, फेलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है। थोड़ा सा फेलोपियन ट्यूब से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुला पार्ट में। ठीक है, इनकी लंबाई के बारे में पूछ सकते हैं। यहाँ पे आ गया फेलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? देखो अपेंडिसाइटिस नहीं हो गया तो अपेंडिक्स पे सूजन आ गई। पार्थोलिंडाइटिस, पार्थोलिंडाइटिस पे सूजन आ रही है या इन्फेक्शन हो रहा है, उनको उनको बोल रहे हैं। ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियम के लिए सूजन आ रही है, ये भी नहीं होगा तो कौन सा होगा? सी वाला सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मासिक चक्कर के दौरान दर्द होना कहलाता है। मासिक चक्कर के दौरान दर्द होगा उसको क्या कहेंगे? मेनोर्जिया, डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया और मेनोपॉज। क्या कहेंगे? डिस्मेनोरिया ना। सी। मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था ना मैंने, पूरा बताया था उस टाइम में, सारी टर्म बताई थी है ना। हाँ, इसमें क्या होगा? डिस्मेनोरिया। इसके बाद में संभोग क्रिया के दौरान अत्यधिक पीड़ा होना, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान दर्द हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? मेनोपॉज नहीं है। अभी डिसमेनोरिया अपन ने देख लिया है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है तब दर्द हो रहा है। ठीक है। अब ये 2 बच गए। पहले पहले तो इनको चारों को समझना होता क्या क्या है। ठीक है। दोनों में क्या हो गया देखो, एक तो मेनोर्जिया हो गया, एक डिस्पेरुनिया हो गया। ठीक है। दोनों क्या क्या होता है देखो, मेनोर्जिया क्या होता है? ये अबनॉर्मल ब्लीडिंग को साइन करता है। अबनॉर्मलिटी को मतलब ब्लीडिंग ज्यादा भी हो सकती है, कम हो सकती है, इसको तो क्या बोलती है? मेनोर्जिया। इसमें क्या होगा? डिस्पेरुनिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से गर्भाशय के चारों तरफ पाई जाने वाली सबसे मोटी दीवार है। कल भी बात कर रहे थे है ना। हाँ, कौन सी है? देखो पहले तो गर्भाशय अपने को तीनों दीवारों के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी लेयर होती है। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक है। तो देखो पेरीमेट्रियम ये सबसे बाहर वाली होगी। सबसे मोटी कौन सी होती है? अपने को तो क्या पूछा है इसमें? चारों तरफ पाई जाने वाली सबसे मोटी दीवार। ठीक है। मोटी दीवार कौन सी होती है? इसके बाद में मायोमेट्रियम, इसके बाद में एंडोमेट्रियम, इसके बाद में पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम को तो पहले हटा दो, हार्ट की लेयर आ गई। इसको क्या हो गया? किसकी? यूट्रस की। यूट्रस की होगी पेरीमेट्रियम, क्योंकि देखो एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फंक्शनल लेयर और बेसल लेयर। ठीक है। और सबसे मोटी दीवार की बात करेंगे तो वो कौन सी होगी? मायोमेट्रियम। ये क्या होती है? ऊपर से मोटे, नीचे सर्विक्स के आते आते पतली हो जाती है वापस। ठीक है। जो भी कॉन्ट्रेक्शन आते हैं, कॉन्ट्रेक्शन इसी के माध्यम से आता है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से प्रोस्टेट में, निम्न में से प्रोस्टेट के कार्य शामिल हैं। ये देख लो ना, प्रोस्टेट में कार्य शामिल हैं।
स्प्रिंट हो जाती है ना, हिंदी में कुछ लिखता कुछ हो जाता है। देखो सबसे पहले इसमें होने वाली कर्मानुकुंचन गति अंडे की गर्भाशय तक होने वाली गति में सहायक होती है। किसके बारे में बोल रहा है? अपने को तो वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा याद करना है, ठीक है। वन लाइनर मतलब एक लाइन में इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वन लाइनर से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं अपने, जितने भी देखे जितने भी क्वेश्चन आए हो। तो क्या पूछा पहले में, इसमें होने वाली कर्मानुकुंचन गति अंडे की गर्भाशय तक होने वाली गति में सहायक होती है, नहीं है? यह शुक्राणु को परिपक्व करती तथा उसे स्खलित होने तक उन्हें संचित भी करती है, ये भी नहीं है। इसके बाद में इससे स्रावित होने वाला दूध जैसा तरल पदार्थ वीर्य का लगभग 30% हिस्सा या 30% भाग बनाती है, ये ठीक है प्रोस्टेट के लिए। लेकिन एक बार नेक्स्ट और देख लो, इसमें पाई जाने वाली शुक्रजनक नलिकाएं शुक्राणु का निर्माण करती हैं जो कि नर युग्म के, तो किसके बारे में बात कर रहा है? टेस्टिस के बारे में। तो क्या होगा इसमें सही? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से वर्षण का कार्य है टेस्टिस का। देखो अभी अपन ने तीनों पढ़े थे ना, वो क्यों है सेम ही। कर्मानुकुंचन गति वाला ये भी नहीं होगा, शुक्राणु की परिपक्व है। देखो ये दोनों तो नहीं होंगे, पहले एक हटा दो। अब इन दोनों में से देखो, ये दोनों इसमें से मैच खा रहे हैं। पहला हम देखो, ये शुक्राणु की गति, ये शुक्राणु को परिपक्व करती है, उन्हें स्खलित होने तक उन्हें संचित करती है। किसके बारे में हो गया? एपिडिडिम्स के बारे में। तो ये भी नहीं होगा। अब कौन सा बच गया? डी। इसमें पाई जाने वाली शुक्रजनक नलिकाएं शुक्राणु का निर्माण करती है जो कि नर युग्मक होते हैं। क्या होगा? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से गर्भाशय के बारे में सत्य कथन है। इतनी बार हो गई गर्भाशय को पढ़ते पढ़ते ना। वयस्क मादा में इसका वजन लगभग 50 से 60 ग्राम होता है तथा इसका आकार नाशपाती के जैसा होता है, सही है। तो क्या होगा? ए। बाकी को देख लो, और कोई गर्भाशय के बारे में कोई सटीक बात लग रही है ये आपको? वयस्क में 2-3 निषेचन की क्रिया इसी से संपन्न होती है, भी नहीं है। इसका निर्माण शुक्रजनक नलिकाओं के आपस में संयुक्त होने से होता है, ये भी नहीं है। एक थैलीनुमा संरचना होती है जो कि नर में, मेल के बारे में आ गया। तो कौन सा सही होगा इसमें? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से फेलोपियन ट्यूब के बारे में सत्य कथन है। वयस्क में इसका वजन, ये तो यूट्रस के बारे में, सॉरी हाँ यूट्रस के बारे में हो गया। नेक्स्ट है, इनकी संख्या वयस्क में 2 होती है तथा निषेचन की प्रक्रिया इसी में संपन्न होती है, सही लग रहा है इसके बारे में, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट और देख लो, इसका निर्माण शुक्रजनक नलिकाओं आपस में संयुक्त होने से नहीं होगा। शुक्रजनक नलिका मेल में आ गई, ये थैलीनुमा संरचना होती है जो कि नर के उधर हुए, दोनों ही नहीं होंगे। इसका सही आंसर होगा बी। के बाद देखो, ओवुलेशन से आप क्या समझती है, ठीक है। नर एवं मादा युग्म का मिलना, परिणाम स्वरूप जाइगोट का निर्माण हो गया, तो क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। नर एवं मादा युग्म के मिलने के बाद युग्मनज का गर्भाशय में संलग्न होना, ये क्या हो गया? इम्प्लांटेशन। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यह परिपक्व ओवेरियन पुट्टिका के फटने के बाद अंडाशय से द्वितीयक ओसाइट का मुक्त होना क्या कहलाता है? ओवुलेशन कहलाता है। तो इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट है, मैथुन क्रिया के दौरान, मैथुन क्रिया के दौरान बाहरी मूत्र मार्ग से वीर्य का त्याग होना, किसमें आ गया? ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्खलन से आप क्या समझती है? देखो जाइगोट अभी अपन ने देखा था, नर एवं मादा युग्म का मिलना, परिणाम स्वरूप जाइगोट। ये भी नहीं। नर एवं मादा युग्म के मिलने के बाद बने युग्म का गर्भाशय से संलग्न होना, नर परिपक्व ओवेरियन पुट्टिका के फटने के बाद ओवुलेशन भी नहीं होगा। इसके बाद में क्या है? मिथुन क्रिया के दौरान नर द्वारा बाहरी मूत्र मार्ग छिद्र से होते हुए वीर्य का त्याग करना, यह कहलाता है स्खलन। तो क्या होगा इसमें? डी। नेक्स्ट देखो, निम्न में से मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया में किस हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। कौन सा हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को मतलब सबसे ज्यादा भूमिका होती है? तो पहला देखो एफएसएच, अपने बताया था एफएसएच भी, एफएसएच की होती है ना। दूसरा था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच की भी होती है, दोनों की होती है। थर्ड में देखो ए और बी दोनों, दोनों ही सही बोल रहे हैं। फोर्थ देखो टेस्टोस्टेरोन, ये नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें? सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नर एवं मादा युग्म के मिलने के पश्चात बने युग्मनज के आरोपण की प्रक्रिया किस दिन पूर्ण हो जाती है। अब यहाँ पे दो डाउट हो जाएगा आपको ना, क्या डाउट हो सकता है। एक तो यहाँ पे पूछेंगे किस दिन प्रारंभ होती है, एक पूर्ण होती है। तो कई बार ये क्वेश्चन रटा हुआ है किस दिन पूर्ण होती है, अपने को तो बस एक चीज रटी हुई है, कौन से दिन पूर्ण होती है, 11वें दिन। तो यहाँ पे अपने को अच्छे से देखना है यहाँ पे पूर्ण आ रहा है कि प्रारंभ आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसके निषेचन के 6-7वें दिन नहीं होगा, मासिक चक्र के 14वें दिन नहीं होगा, निषेचन के 11वें दिन। कौन सा सही होगा, सी। नीचे वाला क्या है, निषेचन के 11वें दिन, मासिक चक्र के 25वें, ये मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, इसकी जगह निषेचन के 25वें दिन आता है, ये गलत छप गया, मासिक चक्र के 25वें दिन आता है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, सी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता कि प्रक्रिया किस दिन प्रारंभ होती है, कौन सा सही होता, तो इसमें अगर प्रारंभ के बारे में पूछ रहा है अपने से तो कौन सा सही होता, ए। किस दिन होती है, 6-7वें दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्यूबर्टी के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में शामिल हैं। प्यूबर्टी के बाद में कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन आएंगे, चेंजेज होंगे, स्तनों का विकास, सही बात है, प्यूबर्टी के दौरान प्यूबिक एंड एक्सिलरी बालों की वृद्धि होगी, मासिक चक्र की शुरुआत ये भी होगी। तो इसमें क्या आ गया, सी, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक महिला में आने वाला प्रथम मासिक चक्र क्या कहलाता है, इसे याद कर, क्या कहलाता है, मेनार्के। ठीक है, इसमें है मासिक चक्र, मासिक चक्र नहीं दिया गया, मासिक चक्र का स्थायी रूप से बंद एक महिला में, मासिक चक्र का स्थायी, मतलब क्वेश्चन थोड़े से मिसप्रिंट हो गया, इसमें क्या बोलना चाह रहा है, मासिक चक्र का स्थायी रूप से बंद होना कहलाता है। ठीक है, एक महिला में मासिक चक्र का स्थायी रूप से बंद होना क्या कहलाता है, देखो अच्छे से देखो, मीनार के में तो क्या होता है, स्टार्ट हो रहा है, मेनोपॉज, मेनोपॉज में क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, डिस्मेनोरिया में क्या हो रहा था, पैन हो रहा था मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। अमनोरिया में क्या होता है, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखो ये दो तो उड़ा दो पहले ही, नहीं तो मीनार क्या होगा, और नहीं डिस्मेनोरिया होगा। अब कौन सा होना चाहिए इसमें दोनों में से, एक तो मेनोपॉज, मेनोपॉज क्या होता है, रजोनिवर्ती, और एक होगा अमनोरिया, अमनोरिया मतलब अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो पूछना क्या चाह रहा है, ये स्थायी रूप से बंद हो रहा है, तो कौन सा सही होगा, पी, है ना, में पी सही होगा। कई बार जल्दीबाजी में अगर ये ऑप्शन ऊपर आ जाए ना, एमनोरिया, अपने ये रख रखा है कि अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो कंफ्यूज हो जाता है ना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक फीमेल में सामान्यतः मीनार के किस उम्र में, किस उम्र पर होती है ना, देखो 10 वर्ष, 13 वर्ष, 18 वर्ष, जन्म के साथ ही, जन्म के साथ तो कभी हो ही नहीं सकती। दूसरा देखो 18 वर्ष, 18 वर्ष में भी नहीं होगा, और सबसे कम कौन सा दे दिया, 10 वर्ष, इसमें भी नहीं होगा, तो कौन से में होगा, 13 वर्ष, क्या देगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रेस्ट के चारों तरफ फेट के मार्क प्रोलिफिकेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। मार्क मतलब एक स्थायी निशान बताते हैं, या फिर एक फिक्स एरिया के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, देखो एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एफएसएच। तो ब्रेस्ट के लिए अपन ने बताया था कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, एस्ट्रोजन। क्या आएगा इसमें, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 वर्ष से कम उम्र में ही एक महिला में मासिक चक्र की शुरुआत हो जाना कहलाता है। देखो इसके ऑप्शन पढ़ो, ऑस्टोकिसिस, हाँ, तो इनमें से दो देखो, अमनोरिया, अमनोरिया क्या होता है, ऑप्शन नहीं आ रहा उसको बोलेंगे, डिसमेनोरिया भी नहीं होगा। अब इन दोनों में देखो कौन सा हो सकता है, पोस्ट या प्री। तो ये कब पूछ रहा है, पहले का पूछ रहा है, तो पहले का क्या होगा, प्रिकॉस, 20 आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पोस्ट मेनोपॉजल महिला में हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के दौरान प्रयोग किया जाने वाला प्रमुख हार्मोन है, कल बता रहे थे ना,
हार्मोनल थेरेपी है ना, HRT। तो कौन सा हार्मोन होगा इसमें? हाँ, अरे पोस्ट मेनोपोजल समझ रहे हो? पोस्ट मेनोपोजल क्या होता है? रजोनिवर्ती के बाद का है ना, जो रजोनिवर्ती होगी उसके बाद में हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, अगर वापस हार्मोनल रिप्लेसमेंट दी जा रही है तो कौन सा हार्मोन दिया जाएगा? एस्ट्रोजन। क्या आएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से मेनोपॉज के दौरान होने वाले एंडोक्राइनोलॉजिकल परिवर्तन में शामिल नहीं है। एंडोक्राइनोलॉजिकल क्या होता है? एंडोक्राइन एक्सोक्राइन पढ़ा है ना, तो आंतरिक जो चेंजेस हो रहे हैं वो कौन से होंगे? देखो इसके बारे में आपको एंड्रोजन्स और सीरम उससे तो पढ़ाया नहीं है ना, इसमें होगा बी। इसके LH लेवल का बढ़ जाना, एंड्रोजन्स के लेवल का बढ़ जाना और सीरम एस्ट्रोजन का लेवल का बढ़ जाना नहीं है, इसमें से कौन सा होगा? FSH लेवल का गिर जाना।